चलिए आज जो हम टॉपिक करेंगे उसका नाम है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। ये बेसिक है, इसके अंदर सारा हम स्टैटिस्टिक्स का बेसिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हो, प्लूरल मीनिंग और सिंगुलर। प्लूरल मीनिंग में तो स्टैटिस्टिक्स रिप्रेजेंट करता है डेटा को। आप अपनी बुक भी खोल लें, सारा बुक के हिसाब से बनाए हुए नोट्स, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा बुक में जो है इसकी समरी बनाई। तो प्लूरल सेंस में इंडेक्स में देख लो, फर्स्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। प्लूरल सेंस में बेटा डेटा को रिप्रेजेंट करता है स्टैटिस्टिक्स। जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं ना, वो स्टैटिस्टिक्स है। जैसे मान लीजिए पेपर में कोई रिपोर्ट छपी कि भाई 12th के बच्चों ने एग्जाम दिया, इतने आर्ट्स के बच्चे थे, इतने साइंस के बच्चे थे, इतने कॉमर्स के बच्चे थे, इतने पास हुए, इतने रह गए, इस तरीके से डिटेल आया, तो वो सब क्या हो जाएगा? डेटा हो जाएगा। और डेटा क्या बन जाएगा? स्टैटिस्टिक्स। तो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स डेटा को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? डेटा इटसेल्फ। और सिंगुलर सेंस में जो स्टैटिस्टिक्स है वो रिप्रेजेंट करता है मेथड्स को, उन मेथड्स को जिनके द्वारा हम अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे आपने माला माल वीकली देखी हो, उसमें परेश रावल जाता है डेटा कलेक्ट करने के लिए, चाटे पे चाटे खा के आता है। वो स्टैटिस्टिक्स का सिंगुलर मीनिंग था, राइट? तो स्टैटिस्टिक्स का जो सिंगुलर मीनिंग है वो बात करता है उन मेथड्स की जिनके द्वारा हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ताकि लोग उनसे स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस, कंक्लूजन्स, इंपॉर्टेंट बातें निकाल सकें। अब अगर हम बात करें कि ये स्टैटिस्टिक्स कहाँ एप्लीकेबल है, स्टैटिस्टिक्स को तो आप समझिए प्याज, टमाटर, जैसे हर सब्जी में होता है, हर सब्जी में, हर घर में, हर सब्जी में यूज होता है। उसी प्रकार स्टैटिस्टिक्स के बगैर तो हर चीज अधूरी है। चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स यूज होती है, आपने देखा वहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमांड बना वो भी कैसे बना होगा? स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स की वजह से। पहले डेटा इकट्ठा करा होगा, किसका? प्राइस का और डिमांड का। उस डेटा के बेसिस पे देखा होगा कि भाई डिमांड का प्राइस के साथ क्या रिलेशनशिप है, और वह पाया गया इनवर्स रिलेशनशिप। उससे आपका लॉ ऑफ डिमांड बन गया। बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस तो मेरे हिसाब से बिना स्टैटिस्टिक्स के चल ही नहीं सकता। कितना माल बिकेगा, इसके लिए जो कंपनी वाले हैं वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। ये चैप्टर्स हैं बकायदा। रिग्रेशन में आपने देखा होगा इक्वेशन x ऑन y, इक्वेशन y ऑन x बनाते हैं, जिनके द्वारा प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कितनी डिमांड हो। फिर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मतलब पूरा ट्रेड जो है देश का, वो डेटा के बेसिस पे ही चलता है, स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे चलता है। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है भी डेटा बगैर काम ही नहीं चलता। मतलब आप कितना माल बेचेंगे, क्या डिमांड होगी देश की, लोगों की नेशनल इनकम क्या होगी, देश की नेशनल इनकम क्या होगी, क्या ग्रोथ रेट होगा, इन सब चीज की जानकारी हमें किससे मिलती है? स्टैटिस्टिक्स। पर अब स्टैटिस्टिक्स का यूज तो बहुत है, पर ये कोई फुल प्रूफ नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अब लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं, लिमिटेशन मतलब कमी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टैटिस्टिक्स की होती है कि ये एग्रीगेट से डील करता है। आप स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ओवरऑल बातें बता सकते हैं, पर किसी एक इंडिविजुअल के बारे में कुछ नहीं बता सकते। दूसरी बात यह है कि स्टैटिस्टिक्स का मजा आता है तब जब हम क्वांटिटेटिव डेटा यूज करें। क्वालिटेटिव डेटा के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ये फ्रूट कैसा है, अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है, इससे कोई रिलेशन नहीं निकल सकता। हाँ, लोगों ने कोशिश करी है क्वालिटेटिव डेटा को भी क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए। वो क्या करेंगे? जैसे पूछना चाहते हैं फ्रूट कैसा है, कहते हैं 5 नंबर तक आपने बताना है फ्रूट कैसा है, जिसमें 5 नंबर है बहुत अच्छा, बेस्ट, एक्सीलेंट, 4 नंबर है गुड, 3 नंबर है एवरेज, और जो 4 नंबर है ठीक है, काम चलाओ, 1 बेकार। मतलब उन्होंने उसको भी क्वांटिफाई करने की कोशिश की, तभी फिर वो यूज होता है। जैसे आप जाएंगे ना शोरूम्स में, जाएंगे कार पसंद करने या अपनी कार की सर्विस कराने, तो वो अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए उन्होंने एक शीट बनाई होती है, उसमें आपको नंबरिंग देनी होगी। कई लोग 1 से 5 यूज कर लेते हैं, कई लोग 1 से 10 कर लेते हैं। तो यानी लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो क्वालिटी वाली उसकी जो कमी है उसको ओवरकम करने की, दूर करने की। फिर सबसे बड़ी बात होती है कि जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो बेस्ड ऑन एजम्पशंस होती है। जैसे हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें, हम कहता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट
price of a commodity and its demand, they are indirectly related. Demand is indirectly related to its price. यानी प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी. लेकिन होता क्या है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट सेम रहना चाहिए, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेम रहना चाहिए. अगर उनमें चेंज आता है तो फिर उसी हिसाब से रिएक्शन वो नहीं मिल पाता. तो स्टैटिस्टिक्स की एक कमी ये भी होती है कि वो एजम्पशन बेस्ड होती है. अगर एजम्पशन खरी ना उतरे तो उसके जो रिजल्ट्स हैं, जो उसके कंक्लूजन्स हैं, जो उनके इन्फ्रेंसेस हैं, वो भी फिर खरे नहीं उतरते, वो भी ठीक नहीं माने जाते. क्लियर हो गया आपको? अब कलेक्शन ऑफ डाटा की बात करेंगे. डाटा कलेक्ट करने के दो साधन होते हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी. प्राइमरी का मतलब होता है फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट करें. जैसे मैंने कहा मालावाल वीकली में परेश रावल जाके डाटा कलेक्ट कर रहा होता है, वो प्राइमरी डाटा कहलाता है. सेंसस, जैसे अभी पीछे भी सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, तो आपने देखा होगा कुछ लोग आपके घर आए होंगे, उन्होंने पता किया होगा आपके घर में कितने सदस्य हैं, कौन बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, वो सब प्राइमरी डाटा. प्राइमरी डाटा होता है फर्स्ट टाइम कलेक्शन. अब जैसे मान लीजिए अखबार में छप गया कि भाई इस बार 12th का रिजल्ट आया, उसमें ऐसे ऐसे परसेंटेज लोग पास हुए. जो पहली बार वो जो छपा, जिसने सारा एनालाइज करके किया, वो प्राइमरी डाटा होता है. अब उस डेटा से मैं अपना कोई छोटा पार्ट डाटा का निकाल रहा हूँ या कोई इन्फ्रेंस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर वो क्या होगा, सेकेंडरी डाटा. मतलब फर्स्ट टाइम डाटा को जब भी हम यूज करेंगे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बार, तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डाटा. तो बेटे सेकेंडरी डाटा होता है प्राइमरी डाटा का इस्तेमाल. तो प्राइमरी डाटा का इस्तेमाल जो होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डाटा. यानी प्राइमरी डाटा में से आप अपना कंक्लूजन निकालेंगे तो वह कहलाएगा सेकेंडरी डाटा. कोई इसमें डाउट? अब हम बात करेंगे भाई प्राइमरी डाटा के कौन कौन से तरीके हैं, प्राइमरी डाटा कैसे कलेक्ट हो सकता है. अब सबसे पहला होता है इंटरव्यू मेथड. इंटरव्यू में क्या होता है, हम आमने सामने बैठकर बात करते हैं. अब इंटरव्यू भी कई तरह के होते हैं. ठीक, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू. बेटे आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं? देखिए जो मैंने पूछा ये हो गया डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू. यानी आप उस व्यक्ति से ही पूछ लें जो जिसके बारे में आप जानकारी जानना चाहते, तो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू रहता है. पर कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो सच्चाई नहीं बताएगा. अब हम पंकज से पूछें, क्या पंकज आपको आपकी बीवी ने मारना छोड़ दिया? पंकज कभी भी नहीं बताएगा कि सच्चाई है. मेरी बात समझ रहे हैं? तो उसके लिए तरीका क्या होता है, उसके लिए तरीका क्या होता है, आप पंकज के किसी दोस्त से पूछ लें, या पंकज भाई जब भी उसकी बीवी उसको मारती होगी तो पड़ोसियों को तो पता चल ही जाता होगा. तो इनडायरेक्ट ओरल जो है इन्वेस्टिगेशन ऐसी होती, मतलब जो पर्सनल बातें हो कोई व्यक्ति नहीं बताएगा. अब किसी पूछो आप सिगरेट पीते हो तो वो क्यों बोलेगा पीते हो. आप पान वाले से पूछो यहाँ कौन कौन सिगरेट पीता है, वो बता देगा. मेरी बात समझे? मतलब जब थोड़ा पर्सनल मैटर होता है, अब किसी कोई लड़की को लड़का देखने आया, आप उससे पूछे आप अच्छे व्यक्ति हो गए, नहीं मैं तो गुंडा हूँ, बदमाश. कभी कहेगा वो कहेगा जी मैं तो बहुत शरीफ भोला भाला हूँ, मेरे को तो कुछ ज्ञान ही नहीं किसी चीज का. वो अपनी कमी नहीं बताएगा. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनके पास पड़ोस के लोगों से पूछना पड़ेगा. वैसे इनके घर में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, नहीं होती है, चौकीदार हो गया, दूध वाला हो गया, जो मेड होगी वो बताएंगे आपको सही बात. दूध वाला बताएगा भाई साहब बहुत बेकार आदमी, रुला के पैसे देते, 1 तारीख को पैसे देने होते, रो पड़ता हूँ 12 तारीख को जाके. मेरी बात समझ रहे? सारी बातें की सच्चाई रुक जाइए, बड़ा हल्ला नहीं करिए, सुनी ना. सारी बातों की सच्चाई क्या बताएगा दूसरा. देखिए समय बदल रहा है, मैंने इसमें टेलीफोनिक इंटरव्यू लिखा है, आजकल वीडियो इंटरव्यू भी होने लगा. क्या होता है कि जाने की जरूरत नहीं है, लोग इंटरनेट के द्वारा एक दूसरे, आपने देखा होगा ऐड भी आती थी, एक आदमी जो टाई बैठ के इंटरव्यू दे रहा होता है, उसका इंटरव्यू अच्छा तो उछलता है तो देखते नीचे निक्कर पहनी हुई, तो बस कोट टाई और नीचे निक्कर, क्योंकि बैठ के देना था इंटरव्यू. वीडियो तो लग रहा था भाई साहब घर में बैठ के दे रहा था. तो ये बेसिकली क्या होता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू या वीडियो वाला इंटरव्यू. फिर होता है इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस. इसमें आपने देखा होगा ये न्यूज चैनल वाले फॉलो करते हैं, आप देखते होंगे न्यूज चैनल में आता है. देखिए अब हमारे संवाददाता आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में क्या हुआ. महाराष्ट्र में संवाददाता आ जाएगा, भाई साहब अभी भी बच्चे ने टांग हिलाई है, बच्चा हिल रहा है, बच्चा सांस ले रहा है, वो गड्ढे में बच्चा गिर जाता है. फिर देखिए क्या कमाल चलता है. ये इंफॉर्मेशन थ्रू
कोरेस्पोंडेंट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरेस्पोंडेंट्स। कोरेस्पोंडेंट मतलब संवाददाता, जो व्यक्ति वहां जाके ले रहा है और फिर वो न्यूज वालों को बताता है। आप देखा होगा आपने, फिर न्यूज चैनल में दिखाते हैं कि वो पूछ रहे हैं भाई उनको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, ये सब वो वाला हो जाए। फिर मेल्ड क्वेश्चन, जो आजकल ईमेल के जमाने में और पॉपुलर हो गया। इसमें आपको या मतलब फिजिकल लेटर के थ्रू या ईमेल के थ्रू एक क्वेश्चंस आ जाएंगे, उनके नीचे चॉइसेस होंगे, जैसे एमसीक्यूज होते हैं, आप उसमें टिक करिए, या एक कई बार एमसीक्यू की जगह डिस्क्रिप्टिव भी होता है, क्वेश्चंस होते हैं, आप लिख के भी उसमें जवाब दे सकते हैं। इसको बोलते हैं मेल्ड क्वेश्चन। अगर आप ध्यान देखें, या हम सब में फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, खुद पर्सनली जाके कर रहे हैं। फिर स्केड्यूल सेंड थ्रू इन्यूमरेटर्स, ये वो हो जाता है जो सेंसस वाला डाटा होता है, मालामाल वीकली वाला। इसमें भी देखो इंटरव्यू में फर्क क्या होता है, मैं इंटरव्यू ले तो मेरे को कोई गाइड नहीं करेगा, मुझे खुद तय करना। और स्केड्यूल सेंड थ्रू इन्यूमरेटर्स में क्या होता है, हम पूरा एक पहले बना लेते हैं, जैसे वो आपके घर में भी आए होंगे, पूरा लेके आते हैं, उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वही पूछते हैं और उसके हिसाब से लिखते जाते हैं। तो वो इन्यूमरेटर्स के थ्रू हम भेज देते हैं, जो मालामाल वीकली का जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया। फिर एक एग्जाम्पल होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। चीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, आपने देखा होगा बोर्ड से लोग आ जाते हैं, वो सब कमरों में जाके ऑब्जर्व करते हैं, बातचीत नहीं करते, पूछते नहीं है, ये नहीं पूछे भाई सब चीटिंग हो रही है यहाँ पर, कोई क्यों बताएगा हो रही है। वो जाके चुपचाप ऑब्जर्व करते हैं चीटिंग हो रही है या नहीं हो रही है, कोई काम ठीक। जैसे इवन स्कूल में भी आपने देखा होगा इंस्पेक्शन होती है आपकी, कई बार टीचर्स ठीक पढ़ा रहे हैं कि नहीं, तो बाहर के लोग आते हैं, वो बात नहीं करते, चुपचाप आके बेटा बात नहीं सुनिए, क्लास में आके देखेंगे, बैठेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, वो कहलाता है ऑब्जर्वेशन। क्लियर हो गया सारा? ये सब प्राइमरी है। अब सेकेंडरी में तो क्या है, किसी ने प्राइमरी कर रखा है, उसकी रिपोर्ट में से हम अपनी रिपोर्ट निकाल रहे हैं, रिपीट, उसकी रिपोर्ट में से अपनी रिपोर्ट निकाल रहे हैं, वो सेकेंडरी है। अब वो जो प्राइमरी रिपोर्ट वो किसकी हो सकती है, यहां बता रहे हैं प्राइमरी रिपोर्ट किसकी हो सकती है। हम दे तो सेकेंडरी हो गया ना, प्राइमरी किसकी हो जाएगी? बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, इनकी रिपोर्ट्स आती है, उसमें से आप निकाल लीजिए। गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स आती है, हर मिनिस्ट्री की अपनी रिपोर्ट आती है। फिर प्राइवेट बॉडीज हैं, जैसे एनजीओ होती हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, ये भी रिपोर्ट छापती है। फिर कई लोगों का अनपब्लिश डाटा होता है, वो अपनी रिपोर्ट छापते नहीं, पर उनके पास डाटा होता है, तो वहां आप पर्सनली चले जाते हैं, जैसे कॉलेजेस की लैब में चले गए, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका डाटा पब्लिश नहीं होता, वहां लोग जाकर उनसे मिलकर जो उनका डाटा होता है वहां से अपना डाटा निकालें। समझा? तो ये सब सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। अब बेटे हम चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन, क्योंकि देखो डाटा कलेक्ट करने के बाद खुद सोचो, सबसे पहले आप डाटा कलेक्ट करोगे तो उसके बाद क्लासीफाई भी तो करोगे, वो तो भीड़ इकट्ठी हो गई हमारे पास। अब 12th का रिजल्ट आ गया, 4 लाख बच्चे बैठे, रिजल्ट आ गया, उसके रिजल्ट का चार्ट डालेंगे, उसे क्लासीफाई नहीं करेंगे, कॉमर्स के कौन है, साइंस के कौन है, आर्ट्स के कौन है, फिर कॉमर्स में भी फर्स्ट डिस्टिंक्शन होल्डर्स कौन है, फर्स्ट डिविजन कौन है, सेकंड डिविजन कौन, फिर तो मीनिंगफुल डाटा निकलेगा। तो डाटा को क्लासीफाई करना पड़ता है, यानी उस डाटा को समराइज करने के लिए हम क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासीफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये 4 तरीके जो मैं समझा रहा हूँ, क्रोनोलॉजिकल, टेम्पोरल या टाइम सीरीज। यहाँ डाटा टाइम के हिसाब से अरेंज किया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हमने पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट किया किसी सिटी का, 2001 में 1200 लाख लोग थे, 2002 में 1600 लाख हो गए, 2003 में 1500 लाख हो गए। तो इस तरह से हमने पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट कर लिया। जो समय अनुसार करो वो क्या कहलाता है, क्रोनोलॉजिकल, या क्या कहलाता है, टेम्पोरल, या क्या कहलाता है, टाइम। सेकंड कैटेगरी बेटा जो डाटा की होती है वो होती है जियोग्राफिकल या स्पैटियल। इसमें क्या होता है, ज्योग्राफी के हिसाब से होता है। जैसे आप रेफ्रिजरेटर्स बेचते हैं, फ्रिज बेचते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में आपने कितने फ्रिज बेचे, 5000। मान लो ये जनवरी का डाटा है, तो जनवरी में नॉर्थ इंडिया में कितने फ्रिज बेचे, 5000। साउथ इंडिया में कितने बेचे, 4200। ईस्ट इंडिया में कितने बेचे, 48। वेस्टर्न इंडिया में कितने बेचे, 46। सेंट्रल इंडिया में कितने बेचे, 8। तो अब आपने हमने डाटा को कैसे क्लासिफाई किया, ज्योग्राफी के हिसाब से। फिर आता है क्वालिटेटिव, क्वालिटी के हिसाब से डाटा को आप क्लासिफाई कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं, अगर प्रोडक्ट बिल्कुल परफेक्ट होता है तो उसको मैं बोल देता हूं स्टैंडर्ड, छोटी मोटी कमी है पर बिक जाएगा, सब स्टैंडर्ड। काफी बड़ी कमी है, ठीक करके बिकेगा, डिफेक्टिव। बिल्कुल ही बेकार है, ठीक हो ही नहीं सकता, स्पॉइल। तो मैंने क्या करा, मार्च 2013 की प्रोडक्शन उठाई और उसकी डिटेल इकट्ठी करी, तो पता चला कि 8000 यूनिट तो बिल्कुल परफेक्ट थे, बिल्कुल स्टैंडर्ड। 7200 थोड़े से हल्की कमी के साथ बेचने पड़े, 6500 खराब थे जिनको ठीक करके बेचे,
डिफेक्टेड, और 3000 को फेंकना पड़ा क्योंकि वो स्पॉइल्ड। अब डेटा को आप कैसे क्लासिफाई कर रहे हो बेटा? क्वालिटी के हिसाब से। कोई इसमें फिजिकल मेजरमेंट तो है नहीं, न्यूमेरिकल मेजरमेंट तो है नहीं, या तो आप क्वालिटी के हिसाब से उसको क्लासिफाई करें। अच्छा समझ में आ रहा है? बुक में देखते रहो, बिल्कुल इसी तरह से चैप्टर दिया हुआ है। बस ये है कि वहां पे उन्होंने डिटेल में लिखा हुआ, मैं आपको हर चीज डिटेल वाली कम शब्दों में आम भाषा में समझा रहा हूं। फिर होता है क्वांटिटेटिव डेटा, जो क्वांटिटी के अनुसार क्लासिफाई। तो क्वांटिटी का जैसे इनकम है, जैसे मैं एक फैक्ट्री में गया, मैंने देखा भाई यहाँ वर्कर्स की क्या तनख्वाह है। ऐसे 8000 वर्कर थे जिनकी वीकली तनख्वाह 1000 से कम थी। ऐसे 7200 वर्कर्स थे जिनकी वीकली तनख्वाह 1000 से ज्यादा थी, 5000 से कम थी। ऐसे 6500 वर्कर थे जिनकी वीकली तनख्वाह 5000 या उससे ज्यादा थी, 10000 से कम थी। ऐसे 3000 वर्कर्स थे जिनकी तनख्वाह 10000 या उससे ज्यादा। तो अब यहाँ मैं क्वांटिटी को बेस ले रहा हूँ, नंबर्स में बात कर रहा हूँ, तो इसको क्या बोल देते हैं? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। बताइए आनंद आया कि नहीं? तो क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का हो गया राज्य? 4 प्रकार का। क्रोनोलॉजिकल अकॉर्डिंग टू टाइम, ज्योग्राफिकल अकॉर्डिंग टू प्लेस, क्वालिटेटिव कोई क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, क्वांटिटेटिव जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स को क्वांटिटेटिव टर्म्स में डिफाइन करें। अब एक और डेटा का प्रेजेंटेशन होता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। ये अखबार वाले फॉलो करते हैं, ये एक स्टोरी से लिख देते हैं, लोगों को पढ़ के अच्छा लगा। जैसे मैंने एक स्टोरी लिखी, इन ईयर 2001 द शेयर प्राइसेस इंडेक्स वाज एट लोअर लेवल्स। 2001 में शेयर प्राइस का इंडेक्स बहुत लोअर लेवल पे था। इट केप्ट इंक्रीजिंग, तब से बढ़ता रहा, टू एस्टोनिशिंग हाइट्स एंड क्रॉस्ड 22,000 इन 2007। 2007 में 22,000 को भी क्रॉस कर गया, ऑल टाइम हाई क्रॉस कर गया। Thereafter it entered into bearish zone, फिर वो मंदी में जोन में चला गया, and even fell below 14,000 by the end of 2008। जैसे स्टोरी को बनाते हैं, तो ये कौन सा प्रेजेंटेशन हो गया? टेक्स्ट। मतलब आपने डेटा को टेक्स्ट के रूप में लिख दिया ताकि पढ़ने वाले को एक कहानी के अनुसार लगे और उसको अच्छा लगे। बेटा जब डेटा की चर्चा करते हैं तो टेबल्स की बात जरूर करते हैं, क्योंकि टेबुलर प्रेजेंटेशन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कोई भी चीज आप देखोगे डेटा किसी टेबल के रूप में प्रेजेंटेड होती है। तो अब हम बेटे चर्चा करेंगे पार्ट्स ऑफ टेबल। टेबल के क्या क्या पार्ट्स। देखिए ये आपके लिए खूबसूरत सा टेबल बना हुआ, देख रहे हैं? जैसे मैं अगर इसको वर्णन बताऊं आपको कि यहां मैं लिख रहा हूं 12वीं के बच्चों के एग्जाम्स के रिजल्ट या 10वीं के, और ये जो बच्चे हैं ये 100 में, मतलब अगर मैं कहीं 4 लिखूंगा इसका मतलब वो 400 है। नहीं समझ आया? कहीं अगर मैं 50 लिखूंगा तो मतलब 5000 है, 50 100 यानी 5000। ठीक, तो ये तो टेबल नंबर हो जाता है, ये टाइटल ऑफ द टेबल हो जाता है, कोई डाउट बेटा? और ये जो कॉलम्स के हेडिंग्स है राज्य, इसको हम बोलते हैं कैप्शंस। कैप्शंस क्या होते हैं? कॉलम के हेडिंग्स। और ये पूरा जो पिंक कलर में मैंने बनाया हुआ है इसको हम बोलते हैं बॉक्स हेड। क्या बोलते हैं? और ये जो रो के हेडिंग्स है, रो ऐसे होती है ना, उसके जो हेडिंग्स है उसको बोलते हैं स्टब्स। और जो अंदर हम डेटा लिखते हैं उसको बोलते हैं बॉडी। और फिर नीचे फुटनोट होता है जिसमें हम ये बता सकते हैं कि ये डेटा हमने कहां से कलेक्ट किया, या डेटा के बारे में कोई खास बात आप बताना चाहें वो आप बता सकते हैं। आइए एक एक करके पार्ट की चर्चा करते हैं, आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहला बॉक्स हेड। तो बॉक्स हेड में क्या आ जाएगा? पूरा पिंक वाला पार्ट, यानी कैप्शंस आ गए, सब कैप्शंस आ गए। कैप्शन हो गया मेन, जैसे 12th और 10th। सब कैप्शन हो गया बॉयज, और सब का मतलब होता है उसका हिस्सा, सबऑर्डिनेट। और पूरा का पूरा जो पिंक कलर में मैंने बनाया है वो क्या हो जाएगा? बॉक्स हेड। तो चेक करो बॉक्स हेड क्लियर हो गया। फिर कैप्शंस। कैप्शंस क्या होते हैं? कॉलम के हेडिंग्स। तो कॉलम के हेडिंग्स क्या क्या है जरा बताइए? 10th 12th 10th, बॉयज गर्ल्स, बस ये है। बॉयज गर्ल्स को आप सब कैप्शन कह दो और 12th और 10th को मेन कैप्शन कह दो, बाकी मिला के तो है कैप्शन। फिर बेटा आता है स्टफ। बॉक्स हेड समझ लिया आपने, कैप्शन समझ लिया राजे। अब आता है स्टब्स। स्टब्स क्या होगा? रो की हेडिंग्स। तो स्टब्स इसमें क्या है? डिस्टिंक्शन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, ये सब हमारे स्टब्स है। स्टब्स मतलब रो की हेडिंग्स। फिर बेटा बॉडी आती है। बॉडी में क्या होगा? आप डेटा एक्चुअल का प्लेस करो। जैसे यहाँ बॉडी के रूप में मैंने क्या लिखा हुआ है? 4, 50, 100, 150। पूरा टेबल भर दूंगा तो वो बॉडी ऑफ द टेबल हो जाएगा।
फिर फुट नोट आता है। फुट नोट मैंने कहा ना, कोई भी नीचे लिखोगे कोई भी बात समझाने के लिए, डाटा कहाँ से इकट्ठा किया या कोई भी आपको महत्वपूर्ण बात लगती है तो फुट नोट के द्वारा आप समझा सकते, राइट। इसमें कोई डाउट? अब ना टेबल के पहले एक आध क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। बुक खोलिए, उसका एक आध क्वेश्चन कराएंगे। पहले पार्ट्स ऑफ टेबल क्लियर हो गया? अब बेटे सेट बी करेंगे हम, इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। सेट ए थ्योरेटिकल है, वो आप कर लीजिएगा, बाद में मैं देखूंगा कराना कि नहीं, उसके आंसर याद ही करने, उसकी चर्चा जो मैंने कराई उसी पर बेस्ड। सेट बी है थोड़ा न्यूमेरिकल, देखिए इधर कहता है 1000 पर्सन्स हैं, 25% इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, रेस्ट आर एग्रीकल्चर वर्कर्स। पहले मैं पढ़ रहा हूं ये देखने के लिए बनाऊं कैसे। 300 एंजॉयड वर्ल्ड कप ऑन टीवी, बस तो ये है, दो क्लासिफिकेशन है। एक तो बन रहा है ऊपर इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, एक बन रहा है वर्ल्ड कप ऑन टीवी, नो वर्ल्ड कप ऑन टीवी। नहीं समझे? मतलब एक है जिन्होंने वर्ल्ड कप वॉच किया है टीवी पर, और एक है जिन्होंने वर्ल्ड कप वॉच नहीं किया है। एक बेटा इधर से टोटल आ जाएगा, एक मेरे बच्चे इधर से टोटल आ जाएगा, ठीक है, और एक इनका यहाँ पर ग्रैंड टोटल आ जाएगा। ज्यादा बुरा लग रहा होगा कि ऊपर की डंडी इतनी अच्छी नहीं लग रही, आप उसको हटा सकते, थोड़ा सा वो मैं देखा कि अच्छी लग रही। ये टोटल और ये टोटल, ठीक। टोटल 1000 है तो 1000 मैंने यहां लिख दिया। कहता आउट ऑफ 1000 पर्सन्स 25% वर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, तो 250 इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए। कैसे? 1000 का 25%, तो बाकी बचे हुए 750 एग्रीकल्चर वर्कर्स एंड द रेस्ट आर एग्रीकल्चर वर्कर्स। 300% इंजॉयड वर्ल्ड कप ऑन टीवी, तो 300 वर्ल्ड कप ऑन टीवी, तो 700 ने इसका मतलब नहीं देखा होगा टीवी। 30% of the people who had not watched World Cup matches were industrial workers। कहता है इसके जो 30% है जिन्होंने टीवी पे नहीं देखा वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अगर 210 इंडस्ट्रियल वर्कर हैं तो बस अब मेरा काम हो गया, मेरा पूरा टेबल बन जाएगा। देखो आप कैसे सोचो, 250 में से 210 गए 40, 300 में से 40 गए 260, 700 में से 210 गए 490। अब पूछा क्या है इसने, व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स हु हैड एंजॉयड वर्ल्ड कप टीवी मैचेस ऑन टीवी एग्रीकल्चर, तो 260 नहीं हो गया, तो चॉइस क्या हो जाएगी? ए। बताइए कैसा लगा? क्लियर हो गया? लिख लीजिए फटाफट। लिख लिया बालू? पलटू? चलिए हो गया। जिसका हो गया क्वेश्चन 2 पढ़े। क्वेश्चन 2, अब यहां पर ये चर्चा कर रहा है वुमेन की, कॉफी ड्रिंकर्स की, तो एक ले लेता हूं मेल फीमेल टोटल, और इधर कॉफी ड्रिंकर्स नॉट कॉफी ड्रिंकर्स या नॉन कॉफी ड्रिंकर्स करते हैं। थोड़ा शॉर्ट में लिखा करिए, मैं थोड़ा कई बार ज्यादा लिखता हूं, लेकिन क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा ज्यादा लिखने नहीं। अब यहां ना डेटा सारा परसेंटेज में बेटा, किसमें है देखो, कहता है सैंपल स्टडी ऑफ पीपल ऑफ एन एरिया रिवील्ड दैट टोटल नंबर ऑफ वुमेन वर 40%। यानी अगर मैं इसको 100 ले लूं
तो 40% विमेन है, तो बेटा 60% मैन है। तो बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, इसमें तीसरी कैटेगरी नहीं है बेटे, दो ही है, 40 और 60। चल, एंड द परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर्स वर 45 एज अ होल। तो कॉफी ड्रिंकर्स 45 एज अ होल है, तो ये क्या हो गया 55। एंड द परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर्स वॉज 20। मेल भी और कॉफी ड्रिंकर्स भी, तो 20। थोड़ा सा ना क्लियर नहीं है कि ये 20% टोटल का है या मेल का 20%, थोड़ा क्लियर नहीं है भाई। 60 का मेल कितने हैं 60, उसका 20% लूंगा तो 12 हो जाएंगे, और अगर टोटल का है तो वो है, थोड़ा क्लियर नहीं है। अभी मैं इससे करके देख लेता हूँ, आंसर मैच हो गया ठीक है, नहीं तो बदल देंगे। तरीका यही होता है इसका, आपको जो ठीक लगा उससे कर लो, नहीं मैच होगा तो दूसरे स्टाइल से कर लेंगे। अभी मैं ये 20% किसका मान रहा हूं बेटे, टोटल का। अब इधर देखो, कहता व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, मतलब ये चीज पूछ रहा है, पता क्या पूछ रहा है, ये चीज पूछ रहा है। तो ये 20 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 25, और ये क्या हो जाएगा 15 है आंसर आ गया। और निकालने की जरूरत भी नहीं, अपना काम तो ही। अगर टाइम पास में ऐसा कोई चीज है उसको भी निकाल लो। अच्छा, मजा आया आपको? क्वेश्चन 2 लिख लीजिए। देखो, एक होता है पाई डायग्राम, इसकी चर्चा अभी आगे आएगी, लेकिन अब क्वेश्चन पाई डायग्राम पे आ गया तो मैं बनवा दूंगा। क्वेश्चन 3, इस बहाने पाई डायग्राम भी पक्का हो जाएगा। कहता है कॉस्ट ऑफ शुगर हमने ऐसे निकाली, रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट प्रोडक्शन एक्सपेंस एंड अदर्स, टोटल। कहता रॉ मटेरियल कितना है इसके अंदर 12, लेबर 20, डायरेक्ट प्रोडक्शन 35, अदर 23। राजेश जरा टोटल करके बताओ। 90 आ रहा है? सुनो, आपको पता है सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो यहां मैं डिग्री निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, डिग्री। तो जैसे परसेंटेज निकालते हैं ना, उसमें इंटू 100 करते हैं। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, नंबर अपॉन टोटल इंटू 100, या नंबर अपॉन टोटल इंटू 360 का। तो क्या हो जाएगा 12 अपॉन 90 इंटू 360, 48। 20 अपॉन 90 इंटू 360, 80। 35 अपॉन 90 इंटू 360, 140। 23 अपॉन 90 इंटू 360। अब वो कह रहा है कि आप लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कंपोनेंट का डिफरेंस बताओ। तो लार्जेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट क्या है, इनका डिफरेंस देखो है आंसर 92, डी हो गया। अच्छा, इसका डायग्राम भी बना के दिखा देता हूं। इसमें हम एक सर्कल बना लेते हैं, ध्यान से सुनो। ऐसे सर्कल मैं बिना टी के बना रहा हूं, वैसे भी एग्जाम में बनाना नहीं आता, जस्ट समझ आना चाहिए। अब पहला एंगल कितना है, तो आप यहां पर एक डंडी पहले रख के 48 पे बना लें। 48 लगभग ये 90 हो गए, ऐसा हो जाएगा 48, हाँ के ना। फिर इसमें ऐसे कांटे डाल दें, और तो यहां लिख दें काटा 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 काटा, मतलब रॉ मटेरियल। चाहो तो 48% यहां लिख दो, चाहो तो यहां लिख दो। 48% बोल रहा हूँ, 48 डिग्री, क्योंकि ये डिग्री बोलते हैं। जैसे परसेंटेज होता है ऐसे डिग्री, परसेंटेज आउट ऑफ 100 होता है, डिग्री आउट ऑफ 360। अगला क्या है 80, तो 80 आपका ये हो जाए, इसमें आप डैश डैश डाल दें, यहाँ लिख दें 80 डिग्री, और यहाँ क्या हो जाएगा डैश डैश डैश, क्या हो जाएगा लेबर। मैं थोड़ा ना शॉर्ट लिख देता हूँ, क्योंकि देखो एग्जाम में टाइम नहीं होता है, टिक मारने, तो मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ, इसलिए बता देता हूँ। अगला क्या 140 डिग्री, तो 90 140 डिग्री ये आ जाए 140 डिग्री। अब इसका क्या ले लो, राउंड्स ले लो, नहीं इसको प्रेजेंट कर दो, क्या हो जाएगा ये
डायरेक्ट प्रोडक्शन। अब जो बच गया वो कौन सा हो गया? 92 डिग्री। और उसके लिए क्या लें हम? सांप ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? सॉरी। तो आपको मजा आ गया? आपको बनाना आ गया? पाई डायग्राम भी सिखा दिया और क्वेश्चन तो पहले ही कर दिया था, लिख लीजिए। बढ़े आगे? हमें कोई भी चीज लिखना नहीं आएगा, सब टिक मारने का आएगा। क्वेश्चन 4। अब देखिए क्वेश्चन 4 में नंबर ऑफ एक्सीडेंट बता रहा है और उनकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फ्रीक्वेंसी 15, 19, 22, 31, 9, 3, 2। अब कह रहा है कितने लोगों के एक्सीडेंट 3 या उससे कम हुए? तो ये हो गया ना 3 या उससे कम, तो इनको जोड़ लो। कितना आ रहा है? 87 है आंसर। 87 डी। कैसा लगा? आई। 5th इनकम बता रहा है बेटे और नंबर ऑफ पर्सन बता रहा है। इनकम 500 से 999, 1000 से 1499, 1500 से 1999, 2000 से 2499 और ये 15, 28, 36, 7। अब कह रहा है कितने परसेंट लोग, पहले तो इनका टोटल करो। इनका टोटल क्या है? टोटल 86। कह रहा है कितने परसेंट लोगों की आमदनी 1500 या उससे ज्यादा है? 1500 से ऊपर ये वाले दो हो गए। ये कितने हो गए? 40। या परसेंटेज बना लो। 43/86 इंटू 100, 50% है आंसर। ए। कैसा लग रहा है बेटा? क्वेश्चन 6 कह रहा मार्क्स हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। मार्क्स बिलो 10, बिलो 20। मैं ऐसे लिख दूं बिलो के लिए? साइन लिख दूं चलेगा? बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50। ये कितने हैं? 15, 38, 65, 84, 100। कह रहा बच्चे बताओ मोर देन 30 वाले कौन है? सुनो, मोर देन 30 वाले हो गए, ये दोनों वाले हो जाएंगे। सुनो अब जरा सुनो, मोर देन 30 वाले सुनो। लेस देन 30 वाले कितने हैं? 65। टोटल जो है वो है 100। अगर मैं माइनस लेस देन 30 वाले कर दूंगा इसमें से, वो कितने हैं? 65। तो बचे हुए लोग मोर देन 30 नहीं हो जाएंगे? यही बोला है ना? नहीं, लेस मोर देन 30 बोला है। ठीक तो लिख रहा हूं। लेस देन 30 यानी 30 वाले माइनस कर दूंगा तो मोर देन 30 वाले बच जाएंगे। वो कितने बचेंगे? 35 है आंसर। सी। नहीं, ये ना रे ऐसे बता रहा है। देख, ये ऐसे बता रहा है, सुन। या नंबर लाइन बना दो। देख, ये नंबर है, सुन। ये है 10 नंबर। ये 0 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है। ध्यान से सुन। वो कह रहा है ये लोग जो है 15 है और ये लोग जो है वो 38 है। समझ रही है बात को? और ये जो लोग हैं वो आपके 65 है। अब समझिए, वो कह रहे ये वाले कितने होंगे? अब ये टोटल 100 है और ये वाले 65 है, तो 100 में से 65 घटा दूंगा तो बाकी 35 बच जाएंगे ना। ये क्यूमुलेटिव है, मतलब जोड़ है इसके अंदर। हाँ, अच्छा लगा? नंबर लाइन से और क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन में नंबर लाइन से बनाता हूं, इजी लगेगा उसको। आपकी क्या राय है करीब? आपने नाम बदल लिया? क्वेश्चन 7 देखो। अब इसमें मैं नंबर लाइन बना दो। ये नंबर लाइन इधर देखो। अब ये कहां से शुरू है? 200 से हो रहा है, तो यहां 200 ले लेता हूं।
फिर क्या है 250 है, फिर क्या है 300 है, फिर क्या है 350। रफ फिगर्स हैं, तो ऐसा नहीं है, गैप्स को मत देखिए, बराबर नहीं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, हम तो क्विक करना चाहते हैं। मोर देन 200 कह रहा है 56। अब सुनो, ये जो चल रहा है ये 56 है। फिर कह रहा है मोर देन 250 38 है। इधर देखो, ये वाला जो हिस्सा है ये 38 है। फिर मोर देन 300 कह रहा है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कह रहा है 15 है। और मोर देन 300 350 ये कह रहा है 0 है। अब क्या पूछ रहा है, कहता है 250 से 300 के बीच बताओ। इधर देखो 250 से 300। अब ये वाला जो सारा हिस्सा है ये 38 है और ये वाला 15 है, तो ये जो बीच का हिस्सा होगा 38 माइनस 15 नहीं हो जाएगा 23। आया नहीं आया समझ में? सब बताओ। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। बेटे 250 से ऊपर वाला सारा हिस्सा 38 है और 300 से ऊपर वाला 15 है। वो कह रहा है इनके बीच का बताओ, तो 38 में से 15 घटा दो, बीच करेंगे। जचा आपको? लिख लीजिए। देखिए अब हम करेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। समझदारी वाली बात है, ग्राफ बनाने को तो आएंगे, टिक मार्क क्वेश्चंस है, तो मैं सब ग्राफ का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए, क्वेश्चंस कर पाओ थ्योरेटिकल बुक के। सबसे पहले होता है बार डायग्राम। बार डायग्राम में क्या होता है, हम हर एक चीज का बार बना देते हैं। जैसे अगर इसी की बात करें, मैं थोड़ा डेटा साइड पे कर देता हूँ, थोड़ा पीछे का फैन चला दी। बार डायग्राम नहीं चलने दे, नहीं वो रिवर्स फर्क पड़ेगा, बात नहीं। बार डायग्राम इधर देखिए। अब एक्चुअली क्या है, ये 2001 में क्या है, गैप एक साल। अब अगर मैं यहां लिखता हूं ना 2000, सुन लो बड़ी बात, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, तो ऐसा लगेगा ये पूरा जो है 2000 साल है, तो इसलिए हम इसको ऐसे किंक बना देते हैं। किंक मतलब ब्रेक किया, फिर 2001, फिर 2002, मैं ना थोड़ा सा बना दूंगा और फिर बना हुआ दिखा दूंगा। रीजन क्या है ना, क्योंकि हमें कोई एग्जाम में बनाना तो आना नहीं, हमें तो एक आइडिया की जरूरत है ताकि आपको अच्छा लगे। मैं सोचता हूँ बच्चों को मैक्सिमम गेन मिले। अब यहां ले लो 100, 200, 300, 400, 500। अब पहले की लेंथ क्या है 100, तो यहां पर 100 पे एक ऐसे बार बन जाएगा बस। ऐसे ही 2001 का बनेगा, 2002 का बनेगा, मैं आपको दिखाई दूं इस तरह। इनमें खास बात क्या ध्यान देना होता है कि बार्स के बीच में गैप सेम क्या हो और हर बार की चौड़ाई सेम। तो देखिए फर्स्ट क्लास बना दिया आपके लिए, 100 है पहला। अब क्या आप क्या चाहते हैं, मैं पूरा बनाऊं या ठीक है? अब ये सूटेबल कब है, ये डिस्क्रीट सीरीज के लिए सूटेबल है। डिस्क्रीट होती है, अलग अलग साल हो गए ना, 2000 का ये, 2001 का ये, 2002 का। दूसरा, ईच बार इज एट सेम डिस्टेंस, जो मैंने कहा था वो आपने ध्यान रखा। अब ये क्या चीज है, उसको इसको लेजेंड बोलते हैं। लेजेंड से बता देना प्रोडक्शन, वीट की प्रोडक्शन है तो वीट प्रोडक्शन लिख देना। बार डायग्राम बेटा कोई डाउट किसी बच्चे को? श्योर। अगला आता है लाइन डायग्राम, वही एग्जाम्पल है ये। इसमें जैसे हमने बार बनाया था ना, इसमें क्या होता है, हर साल के ऊपर एक बिंदी बना देते हैं और फिर उन बिंदियों को जोड़ देते हैं। जैसे इन्हीं बार के ऊपर देखा जाए, अगर एक बिंदी ये हो जाएगी, एक बिंदी ये हो जाएगी, ऐसे जोड़ देंगे ऐसे, पर बार नहीं बनाना। रिपीट मतलब हाइट की जो है, जो जहां पर वो टच करा वहां बिंदी बना के उसको जोड़। डायग्राम बनाओ, ये क्लियर है? इस तरह का बन जाए। तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, कोई डायग्राम बनाना तो आना नहीं है। बच्चों को क्लियर हो, मैंने कहा एक न्यूमेरिकल से समझा देते हैं, बच्चों को अच्छा भी लगता है। जो कॉम्प्लिकेटेड लगे मुझे बताओ। पाई का तो मैंने पूरा बना के दिखाया आपको, ये भी मैंने पिछला दिखा दिया, इसमें बस बिंदियां बना के जोड़ना। क्लियर हो गया? ये कौन सा हो जाता है, लाइन डायग्राम। अब क्या होता है, जैसे ये तो थे डिस्क्रीट सीरीज के लिए, क्या थे? डिस्क्रीट सीरीज के लिए जो बनता है उसको लाइन डायग्राम और बार डायग्राम कहते हैं, और जो कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए बनता है उसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम। अभी थोड़ी देर बाद इसकी भी चर्चा होगी।
उससे पहले जरा मैं बार डायग्राम्स की चर्चा कर। अब ये मल्टीपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम में क्या करते हैं, जैसे मैं एक का बना के दिखा रहा हूं, अभी का। अभी के 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, हंसिए नहीं, ध्यान लगाइए इधर। 25, 50, 75, 100। अब एक में उसके 86 हैं, तो एक बार बना देंगे 86 तक। ये बन, प्लीज प्लीज सीरियसली देखिए। दूसरा 93 तक है, ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा ऐसे। तीसरा 99 है और ऊपर चला जाएगा। मोटाई सब बार की सेम होनी चाहिए। मैं फ्री हैंड बना रहा हूं, इसलिए थोड़ा हल्का सा फर्क नजर आएगा आपको। अगर आपको ये अच्छा ना लगे तो आप अपने हाथ से अपने रजिस्टर में बनाना, फिर आपको ये बहुत अच्छा लगे। तो ये हो गया आपका इको का। अब इनको हम कैसे डिस्टिंग्विश कर देते हैं, जैसे इसमें कांटा मार दिया, इसमें डैश डैश डाल दिया, इसमें लाइंस डाल दी, इसमें गोले डाल दिए, तो फिर बता दिया भाई कांटे का मतलब इंग्लिश, डैश का मतलब मैथ्स, लाइन का मतलब अकाउंट्स और जीरो का मतलब इको। जैसे मैंने एक अभी का बनाया है, ऐसे ही थोड़े थोड़े गैप पे अभी का, मुनीश का, टुन्ना का, पुन्नू का, सबका बनेगा। ये देखिए मैंने बनाया, बताइए क्लियर हो गया? यहाँ कलर से रिप्रेजेंट कर दिया, वहां मैंने सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। कोई डाउट? चेक कर लीजिए। इसका एक भाई होता है स्टैक्ड बार डायग्राम। इसमें इंग्लिश, मैथ्स, अकाउंट्स, इको साइड साइड पे बनाए थे ना, उसमें एक के ऊपर एक बनाते, समझे आप? एक के ऊपर एक बनाते। देखिए यही वाला है, एक बना के दिखाए तो आपको डंडी, अभी की बना रहा हूं। अब अभी की एक ही डंडी बनेगी। 50 ले लूं, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400। एक बार बताओ अभी का ये टोटल क्या आ रहा है? बताओ। तो बच्चे मजाकबाजी में लगे, देखो इंजॉय करना चाहिए पढ़ाई को ध्यान से। कितना आ रहा है? चारों का टोटल 280 कैसे आ जाएगा? 369। इधर देखिए, तो 369 यहां पर लगभग हो जाएगा, एक सिंगल बार बन जाएगा 369। इससे टोटल भी आ जाता है ना। अब इसके पार्टीशंस कर दो। पहला 86 है, तो 86 पे जाके पहला पार्टीशन करो, लिख भी दो चाहो तो 86। अब 86 प्लस 93 करो, 183 नहीं, 1 या कैलकुलेटर में करो, 179। तो वो यहां पर आ जाएगा लगभग, यहां पर 83, 93 सॉरी 93। अगला 99 जोड़ो, 180 जो भी था, कितना आ रहा है? 278। वो यहां आ जाएगा 99 और बचा हुआ 91। फिर इनको या तो सिंबल से अलग अलग बता दो या कलर से। मैं आपको बना हुआ दिखाता हूं प्रॉपर, वो ऐसे हो। अब इससे ना कई सारे क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हो। जैसे मैं बोलता हूं इनडायरेक्ट, आप एकदम जवाब दोगे। किस बच्चे के सबसे कम इको में है? इको क्या है? पीला। और पीला सबसे कम किसका है? अब सुनिए ध्यान से, किस बच्चे के सबसे कम मैथ्स में? मैथ्स है नीला, नीला सबसे कम किसका है? तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। मेरी बात समझे? इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। इंग्लिश में सबसे कम किसके? वॉच। वॉच। सबसे नालायक बच्चा कौन है? हाइट देखो ना, सबसे नालायक बच्चा कौन है? सबसे ज्यादा मार्क्स किस बच्चे के आए? तो बच्चों ने देखा
इस तरीके से इसको बोलते हैं स्टैक बार डायग्राम। ये मैंने एक और एग्जांपल दिखाया हुआ, इसमें क्या है, बातें नहीं। अब इसमें यहां से पता चल जाता है जो टॉप मोस्ट खर्चा है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, ये फैक्ट्री के ओवरहेड है, ये लेबर है और ये मटेरियल। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताना। मटेरियल का खर्चा किस साल सबसे ज्यादा आया है और सबसे कम मटेरियल खर्चा? ऐसा कौन सा खर्चा है जिसमें उतार चढ़ाव सबसे कम है, जो फिक्स जैसा, जो फिक्स जैसा? एडमिन है, एडमिन है। ध्यान से देखो, एडमिन सब जगह बराबर हाइट है। लेबर तो बढ़ता जा रहा है और फैक्ट्री भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन एडमिन सबसे कम आया। ठीक। अब सन 2003 में हमने सबसे ज्यादा खर्चा किस आइटम के ऊपर किया है? वेरी नाइस। सन 2000 में सबसे कम खर्चा किस चीज के ऊपर आया? समझिए किस तरह के सवाल आते हैं। एक दो सवाल यहां दिए हुए, मैंने उससे बढ़िया आपसे ओरली पूछ ली। एक होता है इक्विलाइज स्टैक बार डायग्राम। इसमें हम पता क्या करते हैं, जरा ध्यान से सुनना। इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल क्या होगा जरा बताइए? नहीं भाई, एक मिनट, मैंने हॉरिजॉन्टल कर लिया। हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, इसमें वर्टिकल होगा। ईयर वाइज है ना डेटा, तो ये दिया ही हुआ है इसका टोटल 1000। अब सुनो, अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज बना लेते हैं इसको इक्वलाइज के। तो परसेंटेज वो कैसे बनेगा? 200/1000 इंटू 100, 20%। अगला कैसे बनेगा? 100/1000 इंटू 100, 10। 300/1000, 30, 20, 20। अब ये टोटल 100 हो गया। बोलो नहीं बेटा, 2 मिनट। अगला देखिए, अगला मैं एक 2003 का बनाता हूं। एक फर्स्ट बना दिए, लास्ट। अब पहला क्या होगा? 500/2000 इंटू 100, 25। अगला 12.5। एक मिनट ठहरो, ये कैसे निकाला है? 250/2000 इंटू 100। अगला 20, 12.5, 30। अब इसका टोटल भी 100। अब अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा ऐसे 100, तो सभी बार्स की हाइट तो 100 ही नहीं आएगी। दिमाग लगाओ, सभी बार की हाइट्स क्या होगी? 100। और जैसे पहला है, पहले 100 का बार बना लूंगा। पहले 20 क्या हो जाएंगे? मटेरियल। अगले 10 क्या हो जाएंगे? लेबर। अगले 30 क्या हो जाएंगे? फैक्ट्री। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मैंने परसेंटेज बनाई है, अभी मैंने आपको बना के दिया ना, 20, 10, 30, 20, 20। देखो 20, 20, 10, 30, 20, 20। क्लियर हो गया? जो भी बनाएंगे। अब इसका अगर 100 का बार बनाओगे तो ये 100 का बार बन गया। अब यहां लिखोगे, सबसे पहले आपका 20 था, तो यहां लिख दो 20 है, ये 10 है, लेबर 10 थी ना, उसके बाद क्या? 30, ये 30 है, फिर ये 20 है, ये फिर 30। आई बात समझ? तो आप नोट करो, सारे बार्स इक्वल आए हैं क्योंकि हमने हर फिगर को टोटल का क्या बना दिया? परसेंटेज बना दिया। टोटल का परसेंटेज बनाने की वजह से हर चीज का टोटल 100 आ गया, तो सारे बार इक्वल हो गए। इसका नाम क्या पड़ गया? इक्वलाइज्ड स्टैक बार डायग्राम। ईमानदारी से बताइए, पूरा क्लियर है? एक बार बना के दिखाऊं या बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा, एक आध क्वेश्चन पूछना है, इस पे अच्छा लगेगा, ध्यान से देखते हैं। किस साल में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का परसेंटेज खर्चा सबसे कम था? 2000। उसका हाइट देखिए, 2000 में सबसे कम। क्लियर? 2000 के अंदर किस आइटम का शेयर टोटल कॉस्ट में सबसे ज्यादा था? फैक्ट्री ओवरहेड 30% है। सबसे ऊंचाई जो है पीले वाले रंग की है, पीला रंग जो है फैक्ट्री ओवरहेड। मैं इस तरह से आपको बार डायग्राम दे देगा जिसपे सवाल पूछ सकता है। ठीक है, राइट जी? कौन सा खर्चा 2001 में
सबसे कम लेवल है सबसे कम था, सबसे कम था, सबसे कम। क्लियर हो गया आपको? अब पाई डायग्राम आ गया। पाई मैं नहीं करा रहा हूं, अभी मैंने एक्सरसाइज बी कराई थी, उसमें पूरा पाई डायग्राम मैंने आपको बना के दिखा दिया था। वो यही खर्चा क्वेश्चन था इसी तरह का, 360 डिग्री बना के दिखाया था। पाई डायग्राम पूरा ये करा। अब सीरीज की बात करेंगे बेटा, थोड़ी सीरीज की चर्चा करेंगे। पहले तो पाई डायग्राम क्लियर हो गया आपको? अभी बेटा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हिस्टोग्राम्स बनता है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनता है कॉन्टिन्यूस सीरीज के, और बार डायग्राम और लाइन डायग्राम बनता है डिस्क्रीट सीरीज के। एक और चीज सुन लीजिए, मोड भी जो है ग्राफिकली हम हिस्टोग्राम की मदद से निकालते हैं। किसकी मदद से? हिस्टोग्राम, ग्राफिकल, राइट। मैं आपको बना के डायग्राम निकाल के दिखा रहा हूं। ठीक, अब ये हो जाएगा 0, 2, 4, 6, 8, 10। फ्रीक्वेंसी कहां तक जा रही है? 14 तक। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। 0 से 2 2 है, तो ये वाला हिस्टोग्राम ऐसे हो गया, चिपके हुए बनेंगे। फिर 2 से 4 14 तक जा रहा है, यहां तक आ गया। फिर 4 से 6 7 तक जा रहा है, ऐसे आ गया। फिर 6 से 8 3 तक जा रहा है। फिर 8 से 10 4 तक जा रहा है, राइट। अब पहले मैं बना रहा हूं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनता है इनके मिड पॉइंट्स ज्वाइन करने से। यहां से ले लो, ये बना लो मिड पॉइंट, और स्केल से ज्वाइन कर लो। कई लोग ना ध्यान से सुनना, इस वाले पॉइंट को इधर जोड़ देते हैं, इधर। कई लोग कहते हैं इतना ही एक अगला 12 बना लेते हैं, कहते हैं उसका 0 है तो वो यहां जोड़ देते हैं। दोनों देखे मैंने बुक्स के अंदर, मुझे ये वाला बेटर लगता है, क्योंकि 10 से 12 तो 0 है ना, तो उसका मिड ले लो। इसी तरह यहां पर भी फिर क्या होना चाहिए? -2 तक, और उसका मिड ये, फिर ये जोड़, मुझे ये बेटर लगता है। पर कई लोग मैंने देखा इसको 0 पे जोड़। ये हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। मैंने फ्री हैंड बनाया, आप किससे बनाइएगा? अब मैं बना रहा हूं मोड कैसे निकलता है। मोड के लिए हम क्या करते हैं, ग्रीन कलर ले लो, सबसे बड़ा बार पकड़ लेते, 2 कोने पकड़ लेते, एक इधर वाला कोना हो गया, एक इधर वाला। इसको आप ऊपर जोड़ोगे इससे, ऐसे, ठीक, और इधर वाले को इधर जोड़ दो ऐसे। तो जहां ये मिलेगा ना, तो वहां से डॉटेड लाइन नीचे की खींचोगे, और जहां ये कटेगा वो मोड हो जाएगा। आ गया पूरा समझ? तो बिना स्केल के मैंने काफी साफ सुथरा डायग्राम बना दी, फिर भी अगर स्केल से बनाते तो ऐसे। क्लियर? और मोड तो इसमें मैंने बनाया नहीं, बता देता हूं, फिर से बताऊं, क्लियर है? ये वाला और ये वाला पॉइंट जोड़ ले, और ये वाला और ये वाला, और बीच में जहां जुड़ेगा डॉटेड पॉइंट, जैसे मैंने यहां लिखा। बिल्कुल क्लियर हो गया मोड? तो इसमें 3-4 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक कि भाई हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किस टाइप की सीरीज के लिए बनता है? आपने बोलना है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस मतलब क्लासेस वाली सीरीज, 0 से 2, 2 से 4। दूसरा, मोड कैसे निकाल सकते हैं ग्राफिकली? आपने बोलना है हिस्टोग्राम। तीसरा बोलेंगे मोड ग्राफिकली किस हिस्टोग्राम में रहता है? आप बोलोगे जो हाईएस्ट। थम्स अप, हाईएस्ट में होता है ना मोड। कोई डाउट इसके अंदर? चले, बार चिपके हुए होते हैं इसके अंदर। अब है मोड, तो मैंने बता दिया। मोड के लिए क्या बताया था? हिस्टोग्राम। जो मीडियन होता है वो ओगिव कर्व बोल देते कई लोग, कोई लोग बोल देते ओजाइव। तो मीडियन जो है वो ओजाइव कर्व से निकलता है। क्लियर? इसके लिए हमें 2 तरह से फ्रीक्वेंसी ऐड करनी होती है। देखिए, हम निकाल रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक होता है ऊपर से जोड़ो, 2, 16, 23, 26 और 30।
ये जो फ्रीक्वेंसीज है ये अपर लिमिट के साथ अटैच है, इसको बोलते हैं लेस देन टाइप। क्या बोलते हैं? मतलब ये है लेस देन 2 मार्क्स 2 बच्चों के हैं, लेस देन 4 मार्क्स 16 बच्चों के हैं, लेस देन 2 मार्क्स 2 बच्चों के हैं, लेस देन 4 मार्क्स 16 बच्चों के हैं, लेस देन 6 मार्क्स 23 बच्चों के हैं, लेस देन 8 मार्क्स 26 बच्चों के हैं, और लेस देन 10 मार्क्स 30 बच्चों के। ये लेस देन वाला बन गया। फिर एक बना लेते हैं मोर देन टाइप। CF लिख रहा हूं, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नीचे से जोड़ते हैं। 4 3 7 7 14 14 जमा 14 28 28 जमा 2 30, और इसको लोअर लिमिट से कनेक्ट करते हैं। इसको ऐसे बोलते हैं मोर देन, इधर से चलेंगे। मोर देन 0 30, मोर देन 2 28, मोर देन 4 14, मोर देन 6 7, मोर देन 8 4, मतलब इनसे जोड़ना है। समझ आ गया? अब इसका डायग्राम कैसे बनता है देखिए। ठीक है, अब ये 0 हो गया, क्लासेस ले रहा हूं 2 4 6 8 10, ठीक। फ्रीक्वेंसी 30 तक जा रही है। 4 8, ज्यादा नहीं हो जाएगा, 5 5 10 15 20 25 30 35। अब पहले ग्रीन से बना रहा हूं, कौन से वाला? लेस देन टाइप। लेस देन टाइप का किससे रिलेशन था? अपर से। तो लेस देन 2 है, तो यहां आ जाएगा। लेस देन 4 16 है, यहां आ जाएगा। लेस देन 6, इससे पढ़ रहा हूं ना मैं, लोअर लिमिट से पढ़ रहा हूं, इनसे पढ़ रहा हूं, इनसे मैं इनको कोरिलेट कर रहा हूं, ग्रीन वाले, ग्रीन रंग से रंग मिला। लेस देन 4 16, लेस देन 6 23, लेस देन 8 26, लेस देन 10 30, ठीक। फिर इनको जोड़ लेंगे। ठीक है, मन की आंखों से देखो, जुड़े हुए लगे। आपको डायग्राम बनाना नहीं आना, ये तो मैं नॉलेज हो जाए इसलिए बनवा। अब आप ये लोअर लिमिट्स जो है ना, इनसे कोरिलेट करो रेड को। तो मोर देन 0 30, मोर देन 2 28, मोर देन 4 23, सॉरी 14, मोर देन 4 14, मोर देन 6 7, मोर देन 8 4। बस, तो ये यू जुड़ जाएगा, फिर यहां से यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां। ठीक है, अब जहां ये दोनों कटे वहां आपने डॉटेड लाइन खींचनी है, वहां आपका मीडियन आ जाएगा। मीडियन के लिए होता है ये, तो मीडियन के लिए कौन से कर्व होता है? हो जाएगा, 2 बनते हैं, लेस देन और मोर देन। इनको CF कर्व भी बोलते हैं। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बेटे मोड किससे निकाला था? हिस्टोग्राम से। मीडियन किससे निकाला? ओजाइव से। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आ सकते। कोई डाउट? टाइप्स ऑफ सीरीज बोलो भैया। सीरीज 3 तरह की होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट
और कॉन्टिन्यूस। मैं आपको बताता हूँ इंडिविजुअल सीरीज कैसी होती है, ध्यान से देखिए। जैसे मैं सिर्फ छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, आउट ऑफ 5 मार्क्स ले रहा हूँ, आउट ऑफ 5, ध्यान से सुनिए, 6 बच्चे ले रहा हूँ सिर्फ इजीनेस के लिए, मार्क्स आउट ऑफ 5 मार्क्स, 6 बच्चे, ए बी सी डी ई एफ, आउट ऑफ 5, 2 3 2 4 1 5, राइट। ये 6 बच्चों के मार्क्स, इसको बोलते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज। क्या बोलते हैं? हर बच्चे के मार्क्स अलग दिए गए। अगर मैं इसको ऐसे प्रेजेंट कर दूं, x ले लूं और f ले लूं, ठीक है, थोड़ा डेटा चेंज कर देता हूं एक बार, इसके भी 4 ले लूं, x ले लूं और f ले लूं, क्या ले लूं? x और f, बड़े बात नहीं, ध्यान लगाओ, x हो जाएगा आपका, पहले बताइए पहली वाली सीरीज क्या? इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, हर इंडिविजुअल आइटम हमें नजर आता है, उसके अलग मार्क्स दिए जाते हैं। डिस्क्रीट में क्या होता है, हम 2 कॉलम बनाते हैं, एक x और एक उसकी फ्रीक्वेंसी। x क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मार्क्स, 1 2 3 4 5। अब 1 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 0 बच्चों। 2 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 2 बच्चों। 3 मार्क्स कितने के हैं? 1 बच्चे। 4 मार्क्स कितने के हैं? 2 बच्चों। 5 मार्क्स कितने के? 1 बच्चे। टोटल कर लीजिए 6 बच्चे। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। कोई डाउट? तो इंडिविजुअल सीरीज कौन सी हो गई? जिसमें x और उसकी x की सारी अलग अलग वैल्यूज, x मतलब जो वैल्यूज अलग अलग, हर व्यक्ति की अलग वैल्यू नजर आएगी, इंडिविजुअल। डिस्क्रीट जिसमें x को हम फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो इससे फर्क पता क्या होता है, जरा सुनो। इंडिविजुअल सीरीज को देखोगे ना तो आप बता सकते हो a और c के 2 मार्क्स थे, a और c के सबसे ज्यादा एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल सीरीज से मिलती है, a और c के 2 मार्क्स थे। अब डिस्क्रीट को देखो, डिस्क्रीट में आप ये तो कह सकते हो कि 2 बच्चों के 2 मार्क्स थे, ये नहीं बता सकते वो 2 बच्चे कौन थे। आप ये तो बता सकते हो कि एक बच्चे के 3 मार्क्स थे, पर ये नहीं बता सकते वो एक बच्चा है। ये फर्क है। इंडिविजुअल में क्या होता है कि हम व्यक्ति के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, डिस्क्रीट में वो खत्म हो जाता है। कॉन्टिन्यूअस तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है इंफॉर्मेशन काफी हद तक, उसमें हम क्लास बना लेते हैं। और फ्रीक्वेंसी, ये थोड़ा ऐसे वाला बना के दिखा दें। अब मैंने ये ले लिया 0 से 1, 2 से 3, 4 से 5। अब 0 से 1 में 0 बच्चे, 2 से 3 में 3 बच्चे, कौन से वाले? और 4 से 5 में भी 3 बच्चे। अब इसमें और प्रॉब्लम आ जाती है। अब इसमें आप ये भी नहीं बता सकते, आप ये तो कह सकते हो 2 से 3 में 3 बच्चे, 2 कितने 3 कितने ये नहीं बता सकते, 2 कितने बच्चों क्या है 3 कितने बच्चों। लेकिन जब बहुत बड़ा डाटा होता है, लाखों लोगों का डाटा है, तो ना तो इंडिविजुअल कामयाब है ना डिस्क्रीट। क्लासेस के द्वारा डाटा छोटा किया जाता है, नहीं तो काम ही नहीं कर पाओ। पर सदा ध्यान रखो कि जैसे इंडिविजुअल से डिस्क्रीट में जाते हैं, डिस्क्रीट से कॉन्टिन्यूअस में जाते हैं, हमारी एक्यूरेसी क्या होती जाती है? कम होती है। पहले बताओ पूरा क्लियर है या थोड़ा? अब मैं एक बात बताऊंगा आपको, देखिए जैसे ये वाला टेबल देखिए, इस टेबल को देखिए, इस टेबल में ये चीज 3 है, ये चीज 4 है। इसको कहते हैं इंक्लूसिव टाइप। क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव का मतलब होता है कि जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है ना, वो इसी के अंदर है। अब 2 बातें होती है, ध्यान से सुनना बेटा। एक होता है अपर लिमिट, लोअर लिमिट, या यूं कह दो और स्पेसिफिक होना, अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री। देखो बेटे, बाउंड्री वो होती है जो दिखाई देती है,
आइए मैं चर्चा करता हूं पहली क्लास की। बाउंड्री राजीव वो होती है जो दिखाई देती है। अब इसकी जो अपर क्लास बाउंड्री है बेटे वो 3 है। मैं बात कर रहा हूं इस वाले बेटे, जो इसकी अपर क्लास बाउंड्री वो 3 है और जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो 0 है। और जो लिमिट होती है ना, ये डेटा की, जैसे स्टूडेंट्स है सपोज और ये मार्क्स है, तो लिमिट बता रहा है भाई लोअर मार्क्स बच्चे के कितने आ सकते हैं और मैक्सिमम इसके अंदर कितने आ सकते हैं। 0 और 3 में अगर आप देखोगे तो लोअर मार्क्स बच्चे के 0 आ सकते हैं, और सॉरी मैंने ऊपर पहले अपर लिखा हुआ है, अपर बच्चे के 3 आ सकते हैं और लोअर बच्चे के 0 आ सकते हैं। ये क्लियर हुआ? बच्चों को लग रहा होगा कि आप क्या बता दिए, दोनों में लिख दिया। नहीं, इसमें भी समझना पड़ेगा। सुनो जरा, पहले मैंने इस क्लासेस को ठीक कर रहा हूं, ध्यान से देखो। इनको ठीक करने का तरीका पता है आपको? इसका और इसका गैप वो 0.5। अब सुनो, उसको हम बोलते हैं लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री। ये होती है लोअर क्लास लिमिट माइनस 1/2, उसका आधा कर देते हैं, डिफरेंस क्या 1 है ना, तो 1/2। और अपर क्लास बाउंड्री क्या होगी? लो अपर क्लास लिमिट प्लस हाफ। अब ध्यान से देखो, ये हो जाएगा माइनस 0.5 से लेकर 3.5, ये हो जाएगा 3.5 से लेकर 7.5, और ये हो जाएगा 7.5 से लेकर 10. अब जरा सब्र से सुनना, ये जो मैंने बातें लिखी थी अभी इसकी लिखी थी, अब मैं यही बातें इसकी लिख रहा हूं। सुनो ध्यान से, अभी आपको समझ आएगा। अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री। अब पहले समझ लो कि बच्चे के मार्क्स डेसिमल में नहीं आते। रिपीट, तो मैंने आपसे क्या कहा था, बाउंड्री क्या होती है जो दिखता है। अब इस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री क्या है? माइनस 0.5, और अपर क्लास बाउंड्री क्या है? 3.5। अब सुनना, बच्चे के मार्क्स डेसिमल्स में नहीं आते। अब ध्यान से सुनो, माइनस हाफ से लेके 3.5 के अंदर जो बच्चे आए होंगे उनके लोअर मार्क्स कितने रहे होंगे? 0, क्योंकि डेसिमल में तो आते ही नहीं, तो इसलिए लोअर क्लास लिमिट क्या हो गई? 0। और इस रेंज के अंदर ये हो गई 0। पता नहीं अपर में लिख देता हूं, आएगा ये बड़ा अच्छा समझ में आएगा। 2 मिनट सबर की बात। लोअर माइनस हाफ से लेके 3.5 के बीच कम से कम बच्चा क्या नंबर ला सकता है? 0, वो लिमिट है। और ज्यादा से ज्यादा क्या ला सकता है? 3, वो अपर क्लास लिमिट है। अब बताओ क्लियर हुआ? मतलब लिमिट वो वैल्यूज हैं जो हमारा वेरिएबल अचीव कर सकता है। रिपीट, और बाउंड्री वो वैल्यूज है जो क्लास से दिख रही है ना, उसकी जो दिखने वाली वैल्यूज है वो बाउंड्री। पर जब ये 0 से 3 थी, क्या थी? तो उसमें बाउंड्री भी सेम थी, लिमिट भी सेम थी। नहीं समझ आया? और जब ये बेटे माइनस हाफ से 3.5 हुई तो बाउंड्री अलग हो गई, लिमिट उसके अंदर। तो एक बात पूछता हूं, भी क्लियर हो जाएगा, बाउंड्री ज्यादा खुली होती है या लिमिट? और बराबर हो सकती है? अच्छा सुनो, पहले क्लियर हो गया। जो पहले वाले क्लासेस थे इसको बोलते हैं इंक्लूसिव टाइप। क्या बोलते हैं? इसमें जो लिमिट्स होती है ना वो बाउंड्री के बराबर होती है, यानी लिमिट्स जो बाउंड्री है वही वैल्यूज दे सकती है लिमिट्स। और इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव टाइप। क्या बोलते हैं? मतलब इसकी लिमिट बाउंड्री से कम हो, यानी एंड वाली वैल्यूज एक्स की नहीं हो सकती, इसलिए एक्सक्लूसिव बोल दिया। यानी एक्स की वैल्यूज जो है माइनस हाफ और 3.5 को छोड़ के, रिपीट, 3.5 को छोड़ के, इसको क्या बोलते थे? एक्सक्लूसिव टाइप। और 0.3 में क्या बोलते हैं? वो 0.3 हो सकती है तो इंक्लूसिव। यार मैं ही बोल रहा हूँ, ये सच में समझ में आ गया? क्लियर हो गया? जब बाउंड्री वाली वैल्यूज वेरिएबल की वैल्यूज हो सकती है तो इंक्लूसिव, नहीं हो सकती तो एक्सक्लूसिव। आ गया मजा? अच्छा, एक और पॉइंट सुनिए, ये मैंने बढ़िया समझा दिया, यहाँ पर भी वो दिखाया, बढ़िया क्लियर हो गया आपको। अब एक बात और सुनिए, ये मैंने वही सब लिख लेना, बाउंड्री लिमिट की बात करिए, जो अभी आपको मैंने समझाया है सब लिखा हुआ है, ये आपने लिखना है क्योंकि बच्चे भूल जाते। हम एक जनरल बात बता रहा हूं, जनरल क्लासेस ना ऐसी होती है 0 to 10, 10 to 20,
20 to 30। ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से बेटे, सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएगी। प्लीज सुनो। फ्रीक्वेंसी 8, 12, 6 ये। अब जरा सुनो, जो जनरल होती है इसको बोलते हैं लोअर इंक्लूसिव अपर एक्सक्लूसिव। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जीरो वाली वैल्यू, जिस बच्चे के 0 मार्क्स आए होंगे ना वो इस क्लास में आया होगा, पर जिसके 10 आए होंगे वो इसमें नहीं आया होगा, वो इसमें आ गया समझ? लोअर इंक्लूसिव है, अपर एक्सक्लूसिव है। अगर आपको समझ में आ गया ना तो मुझे सही जवाब देना, मुझे अच्छा लगेगा। लोअर कंट्रोल लिमिट, लोअर अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल बाउंड्री, अपर कंट्रोल बाउंड्री। पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बताओ जी। लोअर कंट्रोल बाउंड्री क्या? अपर कंट्रोल बाउंड्री, वेरी नाइस। लोअर कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट, नो। नंबर 10 बोल के डेसिमल में बच्चे के मार्क्स नहीं आते, तो 0 तो आ सकते हैं बच्चे के, वो इसी में लाई करता है, पर 10 वाला इसमें लाई नहीं करता बेटा, 10 वाला अगले में लाई करता है। तो अपर कंट्रोल लिमिट इसकी 9 हो गई ना यार, थोड़ा समझाया, बिल्कुल परफेक्ट, पक्का क्लियर हो गया? मैं फिर चेक कर लेता हूँ। इसका बताना, एक बार बताना, मैं लिखूंगा आराम से, जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाती है। लोअर कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट, और लोअर कंट्रोल बाउंड्री, अपर कंट्रोल बाउंड्री। पहले तो इसकी लोअर कंट्रोल बाउंड्री, अपर कंट्रोल बाउंड्री प्लीज। अब लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर आ गया। ये नॉर्मल क्लासेस का बता। अब तो आपको डिप्लोमा हो गया होगा, फिर बोल देता हूँ। बाउंड्री जो दिखता है, लिमिट जो एक्स की वैल्यूज हो सकती है। क्लियर? हम सब तो ये पहले लिख लो आप। हाँ चलिए, अब डेफिनेशंस आप देख लीजिए। पहले मैंने आपको बाउंड्री और लिमिट समझा दिया, अभी उसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा भी दी है, लिख लो आप। ये लिख लिया आपने? क्लियर है वैसे वो बिल्कुल सारा का सारा? तो एक बार रिपीट कर ले। बाउंड्री जो दिखाई देता है, लिमिट जो वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यूज हो सकती है। तो बाउंड्री लिमिट सेम भी हो सकती है और अलग अलग। और फिर ये सामने वाला जो मैंने, ये जो आपके साथ बोर्ड पे आ रहा है, ये नॉर्मल केस है। 0 to 10 का मतलब क्या होता है? 0 तो इसके अंदर होगा, 10 नहीं होगा। 10 किसके अंदर होगा? 10 to 20। 10 to 20 का मतलब 10 इसके अंदर है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 अगले में। तो इसलिए वो आपको लोअर लिमिट बाउंड्री का वो समझा दिया, मैंने आपको बात क्लियर हो गई। हाँ क्लियर? अब दो छोटी छोटी सी बातें और रह गई, वो है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। बस 2 मिनट का है। इधर देखिए, ये हमारे मार्क्स हैं, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी को क्लास इंटरवल से डिवाइड कर दो। क्लास इंटरवल क्या होता है? अपर कंट्रोल बाउंड्री माइनस लोअर कंट्रोल बाउंड्री। जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 है, इसका क्लास इंटरवल क्या है? 2 - 0 2, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हो गई 1। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपको बताती है भीड़ भड़क्का, जिसका ये हाईएस्ट होगा उसमें सबसे ज्यादा भीड़ भड़कता है। अब जैसे इसमें देखो, ये 14 और ये 2, तो 14/2 7। अगला देखो 7, ये भी 2, 7/2 3.5। अब बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि सभी में 2, तो ऐसा नहीं है। 3, 3/2 1.5। अब बस गलत करने वाले हो। 4 4/3 1.33। अब सुनो, अब मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा भीड़ भड़क्का या डेंसिटी हाईएस्ट कौन सी है? आप बोलोगे 2 से 4, और सबसे लोएस्ट 0 से 2। तो सबसे लोएस्ट है 0 से 2, सबसे हाईएस्ट है 2 से 4। कोई इसमें डाउट? 2 से 4 के बोलते हैं, 2 से 3 बोलना चाहिए। क्यों 2 से 3 कहां से आ गया? क्लास इंटरवल तो 2 से 4 ही कहलाएगी।
इंटरवल बोल रहे हैं, ये 0 से 2 कहलाएगी, ये 2 से 4 कहलाएगी। लोएस्ट किस में? 0 से 2। हाईएस्ट किस में? 2 से 4। क्लास इंटरवल तो वही कहलाएगा जो है। अब सुनो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? हर फ्रीक्वेंसी को टोटल से डिवाइड कर दो। रिपीट। तो 2/30, 14/30, 7/30, 3/30, 4/30। बताओ क्या क्या आ रहा है? करो बेटा डिवाइड, आप बैठे हुए आराम कर रहे हो। 0.66, 0.066, आगे 0.46, 0.46, 0.13, ये टोटल 1 आ जाए। देख लो एक बार 1 आ रहा है कि पहले तो पूरा क्लियर हुआ। तो सुन लीजिए, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय इंटरवल ऑफ द क्लास। इंटरवल ऑफ द क्लास क्या होगा, या क्लास इंटरवल क्या होगा? अपर कंट्रोल बाउंड्री माइनस लोअर कंट्रोल। थोड़ा क्लियर है पूरा? लिख लीजिए। अभी आने वाला है, ये देखिए। लिख लिया आप लोगों ने? देखिए बेटा, चलिए साहब, देख लिया? अब देखिए लास्ट टाइप आप पे आ गए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व्स। मतलब फ्रीक्वेंसी कर्व्स कैसे बनते हैं? ये होता है बेल शेप, सबसे पॉपुलर बेल शेप। बेल शेप्ड का मतलब होता है कि मिडल में हाई फ्रीक्वेंसी होगी और एंड्स में, दोनों तरफ के एंड्स पे लो, बीच में भीड़ भड़क्का ज्यादा और कोनों पे भीड़ भड़क्का कम। यू शेप, ये उल्टा है। एक्सट्रीम्स पे हाई फ्रीक्वेंसी होगी और मिडल में लो फ्रीक्वेंसी होगी। राइट? अगला ये जे शेप। जे शेप में क्या होगा कि राइट एक्सट्रीम पर हाईएस्ट होगी और मिडल में लो होगी और लेफ्ट एक्सट्रीम पर नहीं, मॉडरेट होगी। मॉडरेट मतलब ना ज्यादा ना कम, बीच में। सबसे कम मिडल में, लेफ्ट एक्सट्रीम पे, लेफ्ट मतलब बाईं तरफ एक्सट्रीम पर मॉडरेट और राइट एक्सट्रीम पर हाई। इसको बोलते हैं जे शेप। ध्यान से देखो, जे की तरह हो गया ना, जे ऐसे बनाते हैं। मिक्स कर, पता नहीं पहाड़िया टाइप, पहाड़ बन गए। तो ये अप एंड डाउन मारता रहता है। ये होता है लॉन्ग टर्म डाटा जो होता है। जैसे लॉन्ग टर्म देखोगे ना डाटा, जैसे स्टॉक मार्केट के प्राइस देखोगे तो उसमें उतार चढ़ाव रहता है। तो उतार चढ़ाव वाला टॉपिक है ये, मतलब डायग्राम है। मिक्स डायग्राम मतलब लिख लीजिए उतार चढ़ाव वाला ही डायग्राम। आहा, खत्म। तो सबसे पॉपुलर कौन सा होता है? बेल शेप। सबसे पॉपुलर बेल शेप। बेल शेप में याद रहेगा, सेंटर में हाईएस्ट, एक्सट्रीम पे लोअर। यू शेप में सेंटर में लोएस्ट, एक्सट्रीम पे हाईएस्ट।
जे शेप में सेंटर पे लोएस्ट, लेफ्ट एक्सट्रीम पे मॉडरेट, राइट एक्सट्रीम पे हाईएस्ट। मिक्स्ड पे उतार चढ़ाव के लिए होता है। ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड वेरेंड वाले क्वेश्चनों के अंदर, डाटा के अंदर इस तरह का कर्व देखने को मिलता है।